विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। कल हमने संविधान का भाग 16 किया था, जिसमें हमने कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो विभिन्न प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं भाग 16 में, उनके बारे में पढ़ा। आंग्ल भारतीय समुदाय जो कि हटा दिया गया, उनके बारे में पढ़ा, है ना। अब क्या है कि संविधान के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भाग 16 के अतिरिक्त भाग 16 के अतिरिक्त अन्य भागों के तहत भी प्रावधान किए गए हैं, वो पढ़ने आज, जिन्हें कि हम बोल सकते हैं अन्य प्रावधान। एक तो भाग 16 में पढ़ लिया हमने कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, लेकिन मैंने कहा और संविधान में कहां पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंध किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। तो आर्टिकल 46 है सबसे पहले। आर्टिकल 46 जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत पढ़ते हैं हम। किसके अंतर्गत? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के किस भाग में? संविधान के भाग 4 में। कहां पर पढ़ते हैं? संविधान के भाग 4 में। ये तो पता है ना, डीपीएसपी जो कि आयरलैंड के संविधान से ले रखे हैं हमने। कहां से ले रखे हैं? तो आर्टिकल 46 के तहत राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वह जनता के कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और धन संबंधी हितों, ध्यान भी देना है आपने कि क्या लिखा हुआ है, किस बारे में लिखा हुआ है। शिक्षा और धन संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और शोषण, फिर दोबारा 2 शब्द और याद करने हैं आपने, सामाजिक अन्याय और शोषण से उनकी रक्षा करेगा। इसका मतलब आर्टिकल 46 में 4 चीजों के बारे में बोला गया अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए। एक शिक्षा, एक धन संबंधी हित, एक अन्याय, सामाजिक अन्याय जो होता है, और एक शोषण। ये 4 शब्द आपने याद करना है। क्लियर हो गया? ठीक है। आर्टिकल 164 के तहत छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान किया गया है। कहां के लिए? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान किया गया, जो अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का भी प्रभारी हो सकता है। अनुच्छेद 164 के तहत मूलतः बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के लिए प्रावधान था, लेकिन 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 94वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2006 द्वारा बिहार को बाहर कर छत्तीसगढ़ और झारखंड को इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, बिहार को बाहर कर दिया गया, छत्तीसगढ़ और झारखंड को इसमें शामिल कर दिया गया। पहले खाली बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के लिए था, लेकिन अब छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के लिए प्रावधान है। ठीक है। आर्टिकल 15(4) जो कि मूल अधिकार है, जो कि भाग 3 में पढ़ते हैं हम, है ना। धर्म, मूल, वंश, जात नहीं, 15 क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। फिर उसके पार्ट पढ़ते हैं हम। तो 15 चौथे नंबर पर जब हम जाते हैं तो 15 के 4 के तहत राज्यों को यह अधिकार है कि वे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है। फिर आर्टिकल 16 के खंड 4 क और 4 ख में भी उल्लेख मिलता है। तो आर्टिकल 16 के खंड 4 क और आर्टिकल 16 के 4 ख के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में क्रमशः प्रोन्नति में तथा बकाया रिक्तियों यानी बैकलॉग्स पोस्ट में विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया। क्या किया गया है? विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया। बैकलॉग समझते हैं? बैकलॉग्स का मतलब समझते हैं? जैसे 100 सीटें आई, 50 रिजर्व है, 50 जनरल के लिए हैं। अब जो रिजर्व सीटें हैं, माना उस पर उस प्रकार के क्या नहीं मिले, कैंडिडेट्स नहीं मिले, क्योंकि मैंने बताया था आपको कार्य दक्षता को बनाए रखने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से पास होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? और माना वो 50 सीटें नहीं भरी, उसमें खाली कितने 30 ही मिल पाए या 35 मिल पाए। अगर 35 मिल पाए तो रिजर्व सीटों में 15 सीटें क्या हो गई? बच गई। तो उसमें जनरल को नहीं भरा जाएगा, वो क्या रहेंगी? यथावत जमा हो जाएंगी।
अगले साल भी ऐसे ही होता है, माना कि रिजर्व कैटेगरी में जो 50% सीटें हैं वो पूरी पूरी नहीं भरी जाती हैं, 20 उसमें फिर छूट जाती हैं, मतलब 20 नहीं भरी जाती हैं तो 15 और 20 कितनी हो गई, 35 हो गई। फिर अगले साल फिर ऐसा ही होता है, माना कि क्या 15 सीटें फिर नहीं भरी जाती हैं, माना उस तरह के अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं या वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं पूरा पूरा, या मिनिमम जो 25% का जो मार्क्स है वो नहीं ला पाते हैं, तो 15 सीटें फिर जुड़ गई। तो 3 सालों का क्या हो गया, जमा होती रहेंगी, वो क्या होती रहेंगी। और माना हर साल 100 सीटें निकल रही हैं, कितनी निकल रही हैं, चौथे साल में 150 सीटें निकल सकती हैं, जिसमें से कि पहले 100 सीटों में 50% जो होंगी वो प्राइवेट, 50% जो होंगी वो अनारक्षित होंगी, और जो 50% वो आरक्षित होंगे, साथ में वो 50 जो और सीटें हैं वो भी आरक्षित होंगी। तो अब ऐसे नहीं बोलोगे आप कि जी 150 में से 100 सीटें आरक्षित कर दी, 100 सीटें आरक्षित दिख रही हैं आपको, क्या दिख रही हैं, और परसेंटेज आपको ऐसा भी दिख रहा है कि वो 50% की सीमा को पार कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और आप उसको लेके कोर्ट में चले गए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बैकलॉग की सीटें हैं। किसकी हैं, बैकलॉग की सीटें हैं। तो कई बार जब इस प्रकार की बैकलॉग की सीटें आती हैं तो रिजर्व कैटेगरी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके निकलने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि सीटों की संख्या क्या है, ज्यादा है। इसलिए जब आप विज्ञप्ति पढ़ते हैं तो उस समय जरूर ध्यान दीजिए बैकलॉग कब आने वाला है। माना आईएएस में आ रहा है बैकलॉग, है ना, तो उस साल निकलने की संभावनाएं क्या है, सबसे ज्यादा होती है। क्लियर हो गया, ठीक। अब है भाई अगला जो है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने और सर्वत्र अबाध संचरण विचरण के अधिकार को राज्य अनुसूचित जनजातियों और साधारण जनता के हित संरक्षण के लिए उपयुक्त निर्बंधन लगाकर सीमित कर सकता है, आर्टिकल 19(5). ठीक है, आर्टिकल 19 में कहा गया है, जब आप ABCDEFEG तक पढ़ते हैं तो लिखा हुआ वहां पे टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन मैंने कहा था कि मूल अधिकार आत्यंतिक नहीं है, अब्सोल्यूट नहीं है, उन पर युक्त युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। तो आर्टिकल जब 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C, 19(1)D, 19(1)E, 19(1)G ये पढ़ लिया आपने, उसके बाद क्या होता है, निर्बंधन कहां मिलेंगे आपको, 19(1) में मिलेंगे, 19(2) में मिलेंगे, 19(3) में मिलेंगे, 19(4) में मिलेंगे, 19(5) में मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो पूछा गया प्रश्न है यूपीएससी में वो 19(1) में है। किसमें, 1A 1B ये पढ़ लिया ना, उसके बाद जब उसका खंड पढ़ते हैं आप अगला, तो युक्त युक्त निर्बंधन, यानी 19(1)A पर कौन कौन से निर्बंधन लगाए हैं, सबसे ज्यादा बार वो पूछा गया है। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए पढ़ रहे हैं, तो जब हम पढ़ते हैं टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसमें है भाई, 19(1)। अरे भाई 19(1)F तो संपत्ति का अधिकार था, ई में होगा 19(1)E, 19(1)E एलिफेंट, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया किसमें है, 19(1)D, 19(1)D में। ठीक है, 19(1)E में क्या, सेटल, कहीं पर भी निवास करने और बस जाने। एक बार ढंग से देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, 19(1)D क्या लिखा हुआ है। हाँ हाँ बोलिए। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, सर्वत्र अबाध विचरण का अधिकार किसमें है, डी में। और 19(1)E में क्या है, निवास करने और बस जाने का। पहले बोलते जम्मू कश्मीर अपवाद है, बड़ा बुरा लगता था, वो भी नहीं रहा, है ना। तो उन पर युक्त युक्त निर्बंधन लगाया जाएगा, किसमें, अनुसूचित जनजातियों के और साधारण जनता के हित के संरक्षण के लिए उपयुक्त निर्बंधन लगाकर सीमित किया जा कर सकता है। कौन, राज्य। कहां पर लिखा हुआ, 19(5) में लिखा हुआ। कहां पे लिखा हुआ, 19(4) और 5 देखिए, मेरे ख्याल से 4 में भी होना चाहिए फिर, 1 2 3 4 5। हाँ जी, अगला जो है वो संघीय सरकार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राज्यों को भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड दे सकती है, आर्टिकल 275 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ,
275 कहता है कि संघीय सरकार यानी केंद्र की जो सरकार है वो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राज्यों को भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स एंड एड दे सकती है। आर्टिकल 275 है ना। तो समाज कल्याण का कार्यालय होता है भाई, जैसे आपका उत्तराखंड में हमारे उसमें कहाँ है, हल्द्वानी में है। क्या है? हल्द्वानी में। तो बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं। आम आदमी को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन अगर आप हल्द्वानी जाएंगे, वहां पर अगर आप पूछेंगे तो यूपीएससी, पीसीएस इन सब की तैयारी के लिए भी क्या है, सहायता मिलती है वहां से। क्या मिलती है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को क्या दिया जाता है, फंडिंग होती है, पैसा दिया जाता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को क्या किए, फ्री में पढ़ाया जाए, तैयारी कराई जाए। किस चीज की? आईएएस और पीसीएस की। चलिए, संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। जब अनुसूची 5 पढ़ते हैं, अनुसूचित 6 पढ़ते हैं, तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 244 के अनुसार 6वीं अनुसूची में उपबंध, अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है कि 6ठी अनुसूची में 4 राज्य कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पहले ये याद करना है आपने, 4 राज्यों के बारे में उल्लेख है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आर्टिकल 244 के अनुसार 6वीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे, जबकि 5वीं अनुसूची के उपबंध इन राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। एक बार थोड़ा डिटेल में पढ़ना, बेयर एक्ट उठाना, अनुसूची 5 में जाना, अनुसूची 6 में जाना, जल्दी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्या करना, 1-2 रीडिंग करना उसको। क्या करना, तो धीरे धीरे आपकी समझ में एक खाका बनेगा, एक समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। तो अनुसूचित क्षेत्रों के और अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रावधान किया गया उसमें कि क्या क्या करना है, वहां प्रशासन किस प्रकार का करना है, नियंत्रण किस प्रकार का करना है। ठीक है, चलो जी, ये तो हो गया। तो मैंने आपको बताया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए अगर भाग 16 को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि संविधान के और आर्टिकल्स में भी प्रावधान किए गए हैं, तो वो प्रावधान मैंने आपको बता दिए, यानी अदर प्रोविजंस यानी अन्य प्रावधान। ठीक है भाई। बाकी आंग्ल भारतीय संबंधी प्रावधान अगर हम पढ़ते हैं, प्रोविजन रिलेटिंग टू एंग्लो इंडियंस, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए आंग्ल भारतीय होते कौन है। तो आंग्ल भारतीय उन्हें कहा जाता है जो लोग अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेज पिता और भारतीय माता की संतान के रूप में पैदा हुए, जिनके पापा अंग्रेज थे, माँ जिनकी भारतीय थी, उनकी संतानों को एंग्लो इंडियन कहा गया। क्या कहा गया? स्वतंत्रता के उपरांत 1947 में अंग्रेज तो वापस चले गए, लेकिन अपने तथाकथित पत्नी और बच्चों को यहीं छोड़ दिए। संविधान में उन्हें आंग्ल भारतीयों के लिए कुछ विशेष प्रावधान संविधान निर्माताओं ने किए। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 331 और 333 के तहत क्रमशः लोकसभा, राज्य विधानमंडल में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया था बोल रहा हूं मैं क्योंकि हटा दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 331 के अनुसार ऐसा लिखा हुआ था कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस के 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। क्या नामजद कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, सीधे बिठा सकता है, उन्हें इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार आर्टिकल 333 में कहा गया था कि किसी राज्य के विधानमंडल में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो तो उस राज्य का राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में क्या कर सकता है, नामित कर सकता है, नामजद कर सकता है। जैसे कि हमारे उत्तराखंड में पहले 70+1 बोलते थे हम सीटें, क्या बोलते थे, लेकिन अब हम बोलते हैं 70 सीटें। कितनी है? पहले हम लोकसभा में बोलते हैं 245 सीटें हैं, लेकिन अब हम बोल रहे हैं 243 सीटें हैं। कितने? 243 बैठ रहे हैं, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन क्या कर दिए गए, वो प्रथा समाप्त कर दी गई है। 25 जनवरी 2020 से आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 336(1) और आर्टिकल 336(2) के अनुसार आंग्ल भारतीयों को नौकरी में आरक्षण प्राप्त है, और आर्टिकल 337 के अनुसार आंग्ल भारतीय छात्रों को शिक्षा में विशेष अनुदान का प्रावधान भी किया गया है।
क्या किया गया है? तो भाई 336 आंग्ल भारतीयों को नौकरी में आरक्षण और 337 आंग्ल भारतीय छात्रों को शिक्षा में विशेष अनुदान का प्रावधान। 104वां संविधान 104 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 10 वर्ष यानी संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है तथा लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के नाम निर्देशन मनोनयन को 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? 25 जनवरी 2020 याद रखना आप। क्लियर हो गया? ठीक है। अब पिछड़े वर्ग संबंधी प्रावधान। पिछड़े वर्ग बोलते हैं प्रोविजन रिलेटिंग टू बैकवर्ड क्लास। पिछड़ा वर्ग मतलब मुख्य धारा से जो अलग है ना। तो संविधान के तहत पिछड़ा वर्ग शब्द परिभाषित नहीं है, अनुसूचित जाति परिभाषित है, अनुसूचित जनजाति परिभाषित है, लेकिन पिछड़ा वर्ग शब्द परिभाषित नहीं है। परंतु कतिपय अनुच्छेदों यथा 15(4), 16(4), 340 आदि के तहत इसके संबंध में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रायः पिछड़े वर्ग के अंतर्गत उन जातियों को शामिल किया जाता है जो सामाजिक एवं शैक्षणिक, दो शब्द याद करने आपने, क्या? सामाजिक और शैक्षणिक दोनों दृष्टि से पिछड़े हैं। दोनों ही दृष्टि से क्या हैं? पिछड़े हैं। इनका निर्धारण केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशाओं और कठिनाइयों का अन्वेषण करने के लिए और उसके सुधार हेतु सिफारिश करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। 340 वैसे ही मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। जब मैं बता रहा था आपको 338, 338 ए, 338 बी, तो साथ में 340 भी इंपॉर्टेंट है। ये बताया था पिछड़े वर्ग की दशाओं का अन्वेषण हेतु आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग। आयोग अपने को निर्देशित विषयों का अन्वेषण कर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन सौंपता है, जो उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। राष्ट्रपति द्वारा अब तक 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। पहला 29 जनवरी 1953 काका साहब कालेलकर, नाम सुना है इनका। इनकी रिकमेंडेशन को मना कर दिया, मतलब नहीं माना, अमान्य कर दिया गया। लेकिन उसके बाद मंडल कमीशन, जो मंडल कमीशन आया, उसकी रिकमेंडेशन को क्या किया गया? क्या किया गया भाई? मतलब जो आप देखते हो ना, ओबीसी को आरक्षण देखते हो, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पर दिया गया। और विश्वनाथ प्रताप सिंह का समय था, प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। और मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को क्या कर दिया गया? 1990 में लागू कर दिया गया। आग लग गई पूरे देश में। क्या लग गई? लोग वैसे ही आरक्षण से त्रस्त थे, खासकर जो बेरोजगार थे, ठीक है। उन्होंने कहा यार इतना आरक्षण देंगे तो भाई हम कहाँ आएंगे फिर। बड़ा बवाल हुआ, कईयों ने अपने पे आग लगाई, बड़ा बवाल हुआ, बहुत समय तक स्कूल कॉलेज बंद रखे गए। वही दौर था जब उत्तराखंड राज्य भी क्या कर रहा था, अपनी क्या नए राज्य के गठन की मांग चल रही थी। उत्तराखंड के गांधी कौन? इंद्रमणि बडोनी जी, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी। उनकी समझ में आ गया क्या करना है। उन्होंने लड़कों को बोला, लड़के लड़कियां जो भी थे उस समय के युवा थे, उन्हें बोला भाई ऐसा है, अलग राज्य होगा तभी सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? तभी कुछ मिलेगा, नहीं तो भूल जाओ। रिकमेंडेशन को मान लिया गया है तो अब इसको हटा नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? हटाना संभव नहीं है। जब तक कि सैचुरेशन नहीं आता तब तक तो नहीं हटाया जा सकता है इसको। तो चलो जी, फिर युवाओं ने कहा ठीक है नया राज्य बनाते हैं। फिर नया राज्य बना, फिर खूब क्या किया, संघर्ष किया। रामपुर तिराह कांड जैसी दुखद घटना हुई, मसूरी कांड हुआ, खटीमा कांड हुआ, है ना। कई जगह गोलियां चली, 42 शहादतें हुई, उत्तराखंड राज्य बना। अब आपने देखना है कि वो शहीदों के सपनों का राज्य है कि नहीं है, आपने तय करना है ना। तो अधिकतर लोगों की गर्दन क्या है? मना में हो रही है। तो इसका मतलब आप लोगों का ही मानना है कि राज्य, जिन स्वप्नों के साथ जो राज्य देखा गया था उस तरह का नहीं बन पाया, ऐसा ही है मानना आपका। चलो तो ठीक है, एनालिसिस कीजिए उसमें, तो बनिए अधिकारी बनिए और सुधारिए फिर राज्य को। ठीक है, कहाँ तक पहुंचे हम?
हाँ जी, मंडल आयोग। तो भाई पहला जो काका साहब कालेलकर आयोग और दूसरा 1 जनवरी 1979, ये याद रखना आपने। देखो ना 1979 में बन गया कौन, वीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग, लेकिन रिकमेंडेशन कब लगी इसकी, 1990 में। कब, मतलब 1979 में वीपी मंडल की अध्यक्षता में जो मंडल आयोग बना था, उसने बोल दिया था कि आरक्षण लागू होगा ओबीसी का। तो काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सामाजिक और शैक्षणिक मानदंड निर्धारित करके सरकारी सेवाओं में इनके लिए आरक्षण की सिफारिश की थी, किंतु सामाजिक और शैक्षणिक मानदंड स्पष्टतया परिभाषित न होने के कारण इस सिफारिश को अमान्य कर दिया गया। सामाजिक और शैक्षणिक मानदंड, अब क्या मानदंड होंगे भाई, वो नहीं बताया इन्होंने, तो रिकमेंडेशन जो थी वो अमान्य कर दी गई। वीपी मंडल आयोग द्वारा 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत रिपोर्ट में सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। कितनी, इस सिफारिश पर विचार करने के बाद केंद्र में आई जनता दल की नई सरकार के मुखिया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1990 में से लागू करने की घोषणा की, लेकिन पूरे देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गया और सरकार ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सरकार के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए खंडपीठ का गठन किया। इस खंडपीठ ने 1992 में क्रीमी लेयर को अलग करते हुए अन्य पिछड़े लोगों को 27% आरक्षण को वैध ठहराया। अब ये क्रीमी लेयर क्या होती है भाई, क्या होती है क्रीमी लेयर? दूध में क्रीम देखी है, देखी है। तो कई बार ऐसा होता है कि ठीक है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी हैं जी, अब ओबीसी है, वो आपको जॉब लग गई, ठीक है, परिवार में दो लोग क्या हो गए, सरकारी जॉब पर आ गए, इनकम टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अब आप किस में आ गए, क्रीमी लेयर में आ गए। अब आपके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। आपको आरक्षण तभी तक मिलेगा जब तक कि आपकी स्थिति कैसी है, समझ में आया कि नहीं? भाई जब आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो उसके बाद जनरल कैंडिडेट हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सब बराबर में आ गए ना, सबको उतना ही वेतन मिल रहा है, सबको उतना ही इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, तो लगभग सबकी स्थिति क्या हो गई, एक समान हो गई। तो अब क्या उनके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, है ना? तो क्रीमी लेयर को अलग करते हुए अन्य पिछड़े लोगों को 27% आरक्षण को, दरअसल 27% को सुनकर डर गए थे उस समय के युवा, हम भी थे। 27% अचानक से आरक्षण लग जाए तो क्या हो? पहले तो हम ये पढ़ते थे कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लगेगा, लेकिन अचानक बोला गया ओबीसी अब एक वो है। अब जैसे ईडब्ल्यूएस आया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, 10% आ गया, आया ना। फिर अभी आपको ये भी समझना है कि क्षैतिज आरक्षण क्या होता है और मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल में क्या अंतर होता है आरक्षण में, तो बताऊंगा मैं किसी दिन। अभी फिलहाल पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का निर्देश दिया। संसद ने 1993 में एक कानून पारित करके केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। वर्ष 1993 से 1916 तक आयोग का 7 बार पुनर्गठन किया जा चुका है। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा एक नया अनुच्छेद 338 ख अंतर स्थापित करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? श्री हंसराज गंगाराम अहीर है। क्या है? हंसराज गंगाराम अहीर है। अब आयोग का गठन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं। इस आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। एक सदस्य समाज विज्ञानी तथा 2 ऐसे सदस्य जिन्हें पिछड़े वर्ग के संबंधित मामले का विशेष ज्ञान हो, और एक ऐसे सदस्य जिन्हें पिछड़े वर्ग के संबंधित मामले का विशेष ज्ञान हो, और एक सदस्य जो सचिव, भारत सरकार या उस स्तर का केंद्र सरकार का कोई अन्य कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी होता है। कुल मिला के बताना चाह रहा है क्वालिफिकेशन क्या है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो वो योग्यता बता रहा है। मैंने तेजी से बताया, आप धीरे धीरे क्या करना है, आपने इसको पढ़ना, 3-4 बार रीडिंग करेंगे तब समझ में आएगा। प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं कि योग्यताएं क्या क्या है पिछड़ा वर्ग आयोग की। नया है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 102वां संविधान संशोधन 2018, ठीक है। 338 ख, 338 बी या ख मतलब खरगोश, ख मतलब, कई बार ऐसा होता है ना क ख पता नहीं चलता है बोलते हुए, तो ऐसे याद किया करो। ख मतलब, क मतलब
क से क्या, क से भी खरगोश, क से कबूतर, ख से खरगोश। तो ऐसे जब आप बोलते हो कि खरगोश, अच्छा यहां पर हमने याद किया तो वहां पेपर में अपना आप याद आएगा कि 338 ख राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, चलो जी। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है भाई। कितना? कोई भी सदस्य किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित पत्र द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के आयोग के लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है या उसका पद पर बने रहना पिछड़े वर्ग के हितों के अनुकूल न हो तो उसे निलंबित किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। आयोग के कार्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य। आयोग नागरिकों के लिए किसी वर्ग को पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित किए जाने की अनुशंसा की जांच करेगा तथा कुछ वर्गों को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित कर सकेगा। क्या कर सकेगा? पिछड़े वर्ग में सम्मिलित कर सकेगा तथा कुछ वर्गों को इससे बाहर कर सकेगा। अब भैया ऐसे तो हर कोई ट्रेन की पटरी पे बैठ जाता है कि आरक्षण दो हमें। कई बार तो बहुत सारे समृद्ध लोग हैं, कई आंदोलन देखे होंगे आपने, गुजरात में एक आंदोलन देखा होगा, है ना, और अलग अलग समुदायों के आंदोलन देखे होंगे। तो वो क्या मांग करते हैं कि हमें जी क्या दो, आरक्षण दो। अरे भाई काहे का आरक्षण दो? 100 भैंसे पाल रखी है आपने, 4 गाड़ियां खड़ी हुई बाहर, कौन सी, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्च्यूनर खड़ी हुई, है ना, 4 बेटों के लिए 4 अलग अलग गाड़ियां हैं। कोई वो चला रहा, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो, कोई फॉर्च्यूनर चला रहा, 100 भैंसे रखी हुई, और फिर आरक्षण मांग रहे हो आप। ठीक है, इनकम टैक्स भर नहीं रहे हो और अथाह संपत्ति जिसको बोलते हैं। काहे का भाई, काहे का आरक्षण? आरक्षण तो उसको मिलेगा ना जो मुख्य धारा से अलग रहेगा। चलो जी, तो कहां तक पहुंचे हम? आयोग के कार्य। आयोग नागरिकों के किसी वर्ग को पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित किए जाने की अनुशंसा की जांच करेगा और कुछ वर्गों को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित कर सकेगा तथा कुछ वर्गों को इससे बाहर भी कर सकेगा। क्या कर सकेगा? बाहर कर सकेगा। आयोग इसकी भी निगरानी करता है कि विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व अधिक या कम ना हो, अर्थात सभी जातियों का समान प्रतिनिधित्व हो। आयोग द्वारा क्रीमी लेयर की सीमा से संबंधित अनुशंसा सरकार को प्रदान की जाती है। आयोग अपने कार्य की प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करता है, जैसा उसका अधिवेशन कब और कहां किया जाएगा। ठीक है, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के क्रियाकलाप का पूरा विवरण होता है राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे संसद के पटल पर रखवाता है। ठीक है, सरकार आयोग की रिपोर्ट या अनुशंसा को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है पे खास ध्यान देना है आपने। क्या? सरकार बाध्य नहीं है, किंतु रिपोर्ट या अनुशंसा को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख करना होता है। आयोग ने अपनी तत्कालिक रिपोर्ट में केंद्रीय एवं अखिल भारतीय सेवाओं में पिछड़ी जातियों की सूची 2 वर्गों में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में विभाजित करने की संस्तुति की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में एक जनहित याचिका पर निर्णय देते हुए किन्नरों को तीसरे लिंग की मान्यता प्रदान करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का निर्देश दिया। क्या दिया? तो वही कुछ लोग हैं जिनकी स्थिति बहुत बुरी है, किन्नरों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उनको भी क्या किया गया? तीसरा लिंग माना गया, उन्हें पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया। ठीक है, और दूसरी चीज, एक चीज समझ लीजिए कि आरक्षण का लाभ दरअसल उस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है अभी भी जो उसका हकदार है। समझ में आ रहा है? एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। उत्तराखंड में माना अगर महिला 30% आरक्षण है तो दरअसल वो उस बालिका के लिए है जो धारे पनेरों से पानी भर रही है, जिस पर बहुत ज्यादा बोझ है, जो लकड़ी ला रही है, घास ला रही है, जिसको पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, ना संसाधन है, ना कोचिंग है, ना अखबार है, ना किताबें हैं। ठीक है, जिसको मुख्य सड़क पर आने के लिए कम से कम 20 किलोमीटर चलकर आना पड़ता है, जिसको सामान लेने के लिए भी क्या 10-20 किलोमीटर आना पड़ता है, जिसको खेत भी देखने हैं, सब काम करना उसको। और अगर वो विवाहित है तो उसको अपने सास ससुर भी देखने हैं, अपने बच्चे भी देखने हैं, गाय भैंसे भी देखनी है, खेती भी देखनी है। ठीक है, उसके लिए आरक्षण, उसके लिए। लेकिन उसका लाभ कौन ले रहे हैं? मैदानी भागों में बैठी हुए बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूटों में पढ़ने वाले, और जिनके पास क्या है, डेटा है अनलिमिटेड, और आईफोन है जिनके पास, और क्या बोलते हैं भाई वो बड़ा, हाँ जी, आईपैड है जिनके पास, और बड़े बड़े टीवी हैं जिनके पास, उस पर देखकर जो क्लासेस कर रहे हैं, एसी में बैठकर क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो उसका लाभ ले रहे हैं।
और आरक्षण का लाभ अधिकतर मैंने कहा कि वो लोग ले रहे हैं, बड़ी खुशी होती है तब जब एक अनुसूचित जनजाति की बालिका आईएएस क्या करती है, क्लियर करती है। मध्य प्रदेश की भी आपने देखा होगा, देखा है, नहीं देखा। हालांकि उनके माता पिता सरकारी विद्यालय में शिक्षक है तो इस वजह से वो वहां तक पहुंच गई, लेकिन कई लोग हैं, टैलेंट है उनके अंदर, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहां तक? कारण संसाधनों की कमी। इसका मतलब संसाधनों का होना जरूरी है। पर कई बार एक्सेप्शंस होते हैं कि केरला में एक कुली क्या करता है, वहां का पीसीएस टॉप करता है, मतलब पीसीएस का पेपर निकाल देता है। जब उससे पूछा जाता है भाई कैसे निकाला, तो बोलता है कि मैंने वाईफाई यूज किया रेलवे स्टेशन का, और मैं मोबाइल पर क्या करता रहा, पढ़ता रहा। क्या करता रहा? पढ़ता रहा। तो ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। बाकी 12th फेल तो देख ही ली होगी आपने, है ना। चलो, तो थोड़ा सा और बहुत सारी चीजें देखनी है आपने, सबके इंटरव्यू देखने हैं, किन किन परिस्थितियों में लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, और फिर अपनी परिस्थिति को देखना, भापना है कि हम किन परिस्थितियों में। ठीक, अगर जरूरत है तो रिजर्वेशन लीजिए, नहीं तो क्या कीजिए, बोलिए जनरल से भी ज्यादा नंबर लाने। अगर आपके पास मतलब आप संपन्न हो, तब रिजर्वेशन के भरोसे मत बैठिए। क्या मत बैठिए? तब क्या कीजिए, तब इतने नंबर लाइए कि जनरल की कैटेगरी से ऊपर लाइए या बराबर लेके आइए, और वो सीट, वो जो रिजर्वेशन है, वो उस व्यक्ति के लिए छोड़िए जो कहाँ है, मुख्य धारा से अलग है। चलो जी, कहां तक पहुंचे हम? आयोग की शक्तियां। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी उपरोक्त दोनों आयोगों को भांति सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई है। किसकी? सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं। आयोग भारतीय भू क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है और किसी दस्तावेज की मांग कर सकता है, किसी अदालत या कार्यालय के लिए किसी भी सार्वजनिक अभिलेख की मांग कर सकता है, किसी शपथ पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन गठित करने का आदेश जारी कर सकता है। ये सब चीजें लिखनी है आपने, पहले बता दूं। प्री निकल जाएगा एक बार के लिए, मेंस तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि आप 5-6 घंटे रोज नहीं लिखते और बिना देखे नहीं लिखते हो। इतनी बार पढ़ना है कि आप इसको बिना देखे क्या कर सको, एज इट इज तो नहीं लिख पाओगे, लेकिन जो कीवर्ड्स होते हैं उनको नहीं छोड़ना है, जो अच्छे समृद्ध शब्द होते हैं उनके साथ अपना लेखन क्या करना है, आपने सुधारना है, ठीक है। और फ्लो चार्ट बनाना सीखना है सबसे पहले। क्या फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि भाई इतना सारा तो एकदम तो भाषा दे नहीं पाओगे, तो मेन मेन किस बारे में लिख रहे हैं, तो पहले एक ट्री बनाना है आपने, कि माना अगर ऐसा आ गया कि पिछड़े वर्ग के संबंध में प्रावधान, तो क्या क्या लिखेंगे हम और किस सीक्वेंस में लिखेंगे। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस। क्या है? साइंस में भले ही ना गिनते हो, लेकिन नाम लगा रखा उसके पीछे, क्या? पॉलिटिकल साइंस। चलिए, अब इसके बाद मैं कराऊंगा भाषाएं, भाग 17।